बेटा जल्दी जल्दी जरा रिवाइज कर। हमने डिस्कस किया था कि अगर मिस्टर ए ऑफर करता है किसी मिस्टर बी को कोई चीज खरीदने या बेचने की, तो मिस्टर ए को क्या बोलेंगे? ऑफरर। और मिस्टर बी को क्या बोलेंगे? ऑफरी। ऐसे ही मेरे वैसे ही चार्ट लिख रहा हूँ, पूरा लिखने में टाइम जाएगा। ऑफरर और ऑफरी ऐसे ही। तो जब ऑफर हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्ट हो जाए क्या बनता था? ऑफर हो और एक्सेप्ट हो जाए क्या बनती थी? प्रॉमिस। लेकिन मेरे बच्चे हमने प्रॉमिस को क्या बनाना होता था? एग्रीमेंट। तो बताएंगे मेरे बच्चे प्रॉमिस में क्या ऐड करेंगे एग्रीमेंट बन जाए? इसमें कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन क्या हुआ करता था? इन रिटर्न जो बेनिफिट मिलता है। लेकिन वो बेनिफिट मान लो कि अगर फ्यूचर से रिलेटेड किसी कॉन्ट्रैक्ट का हो, तो बेनिफिट अभी तो नहीं। आज अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि 1 महीने के बाद मैं आपको मटेरियल सप्लाई कर दूँ, तो मेरे बच्चे मुझे बताएं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आज बनेगा या महीने बाद बनेगा? या अगर मेरे बच्चे ऑफर एक्सेप्टेंस आज होगी तो कॉन्ट्रैक्ट तो आज ही बन गया, लेकिन अभी मटेरियल तो आपको मिला ही नहीं। तो फिर आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? अगर आज कॉन्ट्रैक्ट हो तो आज ही कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। तो आज मेरे बच्चे बताएं आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? वो जो मैंने आपको मटेरियल सप्लाई करने का वादा किया है, वो वादा ही आपके लिए क्या होगा? वो कंसिडरेशन होगा। तो अगर मिल जाए कुछ फौरन ही कोई फायदा, तो वो ही कंसिडरेशन। अगर ना मिले फौरन फायदा, तो फायदा मिलने का जो वादा है वो वादा ही क्या होगा? कंसिडरेशन। फिर हमने डिस्कस किया था इस एग्रीमेंट को हमने क्या बनाना? कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ऐड करें इसके अंदर? एनफोर्सेबिलिटी। और इन्फोर्सेबिलिटी क्या है? हाँ, कानूनी कार्रवाई का ऑप्शन। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ये इन्फोर्सेबिलिटी में क्या क्या ऐड करनी पड़ती है या खुद ब खुद ऐड हो जाती है? खुद ब खुद ऐड। लेकिन कहाँ पे? कमर्शियल और बिजनेस। उसमें रिश्ते तो नहीं देखे जाएंगे? रिश्ते देखने की जरूरत नहीं। अगर कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई खरीदो फरोख्त हो रही है, फिर चाहे रिश्ते जो मर्जी हो, तो मेरे बच्चे इन्फोर्सेबिलिटी कानून ऐड कर देगा और कानून मदद को आएगा, और इसको हम इससे रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन कहाँ पे ऐड नहीं होती थी बोला? डोमेस्टिक, सोशल, मॉरल, रिलीजियस, इस तरह का। और हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ करता था, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था। बाद में मैंने सही की या गलत की? हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता था, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होता। सही की या गलत की? यानी कि मैंने गलत बात की, आप ये कहना चाह रहे हो उस्ताद को गलत कह रहे हो। इससे पेपर पास हो जाएगा? दिक्कत नहीं होगी इससे? चलें, कोई मसला नहीं बच्चे, ठीक हो गया, आप बड़े लोग। तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे बच्चे हमने प्रपोजल की डेफिनेशन देख ली, प्रॉमिस देख लिया था। प्रॉमिस और प्रॉमिसिंग का हमें कॉन्सेप्ट का पता चल गया। ये यहाँ पे जो बताया वो भी हमें पता चल गया, कॉन्सेप्ट का भी पता चल गया, जो चैप्टर 6 से ऑनवर्ड यूज होगा। एग्रीमेंट हमें हमने बना लिया। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का पता चल गया। इन्फोर्सेबिलिटी कल हमने डिस्कस कर ली थी, अगर आपको याद हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें या ये हम डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था कि ऑफर एक्सेप्टेंस जब होती है, यानी कि ये भी कर लिया था, लेकिन बस दोबारा रिवाइज कर लो कि जब दो पार्टीज ऑफर एक्सेप्टेंस करती हैं, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस बोलकर भी हो सकती है और लिखकर भी। यानी कि एक पार्टी ऑफर करे, दूसरी एक्सेप्ट करे, तो क्या बनती थी? प्रॉमिस। अब अगली बात थी, अगर ये ऑफर अल्फाजों के साथ हो, और अल्फाज हमने डिस्कस किया था बोले हुए भी हो सकते हैं, लिखे हुए भी। तो अगर कोई बंदा बोलकर या लिखकर ऑफर कर रहा हो, और अगली पार्टी बोलकर या लिखकर एक्सेप्टेंस दे रही हो, तो ऐसी प्रॉमिस जो बनेगी, ऐसी जो प्रॉमिस बनेगी जिनमें अल्फाज इस्तेमाल हो, हमने कहा था वो एक्सप्रेस प्रॉमिस हो। यानी एक्सप्रेस प्रॉमिस क्या है? मैंने आपको बोलकर कहा ये चीज मुझसे खरीद लो, आपने बोलकर कह दिया ठीक है सर खरीद लेते हैं। मैंने लिखकर आपको कहा कि बेटा ये चीज मुझसे खरीद लो, आपने लिखकर मुझे जवाब दे दिया कि ये चीज हम खरीद लेते हैं, तो इसको हमने कहा था ये एक्सप्रेस प्रॉमिस बनी। लेकिन उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक प्रॉमिस ऐसी भी है जिसमें अल्फाज इस्तेमाल होते ही नहीं, ना बोले हुए ना लिखे हुए। तो फिर हमने डिस्कस किया था सर ये बड़ी अजीब सी बात होगी कि जब अल्फाज ही इस्तेमाल नहीं हुए तो फिर ऑफर कैसे होगी, और जब अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल होंगे तो फिर एक्सेप्टेंस कैसे होगी। तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ऑफर होगी बाय कंडक्ट, और एक्सेप्टेंस भी हो रही होगी बाय कंडक्ट। तो जैसे बाय कंडक्ट अज्यूम कर ले, हमने कुछ एग्जांपल ली थी कि भैया ये बस का यहाँ पे बस स्टॉप पे आके रुकना, तो इसकी ऑफर है कि भैया आ जाओ इसमें सवार हो जाओ। तो वो लेके भी तो गुजर सकता था ना मेरे बच्चे, लेकिन ड्राइवर ने क्या किया, बस को यहाँ पे रोक दिया, ये ऑफर है क्या जो भैया बैठ जाओ। वो आवाज नहीं लगा रहा, कुछ नहीं बोल रहा, और यहाँ पे जो पैसेंजर खड़े हुए हैं उनका इसमें सवार हो जाना, वो मेरे बच्चे उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस। अब ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हो गई, अब प्रॉमिस बन गई, और जाहिर बात है ये कमर्शियल वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। कंसिडरेशन है ना दोनों के लिए। अब बस वाले को किराया मिलेगा, इनको राइड मिलेगी, और उसके बाद मेरे बच्चे इसमें ये बिजनेस कर रहा है बेचारा बस वाला। अगर कोई बंदा बीच में सवार होकर कहे मैं किराया पे नहीं करूंगा, ऐसे हो सकता है? ना ना, उसको पे करना पड़ेगा। उसने कहना इसने कौन सा मुझे कहा था बस में बैठ जाओ, मैं तो अपनी मर्जी से बैठा हूँ, ऐसे बस खड़ी कर दी, मैं उसमें सवार हो गया। लेकिन मेरे बच्चे ये क्या है, ये भी एक प्रॉपर लॉ कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बोलना जरूरी नहीं। इसी तरह याद करो कल हमने एग्जाम्पल ली थी उसकी ये शू शाइनर की, कि सामने कोई आके रुक गया, उसका रुकना ऑफर है कि सर आप अपने जूते पॉलिश करवाना चाहते हो और आपके जूते उतार के उसकी तरफ कर देना, ये उसकी एक्सेप्टेंस है आपकी तरफ से। तो अब ये ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई और ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वो कौन सा लव वास्ते कर रहा है? तो मेरे बच्चे उसकी नीयत है आपसे कुछ कमाने की,
तो यहाँ पे डेफिनेटली मेरे बच्चे उसके लिए जो भी आप पे करोगे वो कंसिडरेशन, आपके लिए जूते जो पॉलिश में वो कंसिडरेशन, और ये एक मेरे बच्चे एक उसके लिए समझो वो कारोबार कर रहा है बेचारा, वो सब्सिडी दे रहा है आपको। सब्सिडी भी तो कारोबार होते हैं ना मेरे बच्चे। बचपन में अगर आपको याद हो जो प्रोडक्ट होती है दो तरह की हुआ करती थी, गुड्स और सर्विसेज। तो हम गुड्स भी बेच सकते हैं, सर्विसेज भी बेच सकते हैं। तो ये क्या बेच रहे हैं? ये सर्विसेज बेच रहा है। खैर इसी तरह मेरे बच्चे ये कुली की भी हमने एग्जाम्पल ली थी कल। तो बेस इवन देन कई बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे, चलें इस बेटे के एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? रिजवान। रिजवान आज आप एडमिशन ऑफिस में गए थे? कल गए थे। चलो मान लो रिजवान एडमिशन ऑफिस में गए ही नहीं, या आप में से कुछ ऐसे बच्चे थे या होंगे जो एडमिशन ऑफिस में गए ही नहीं, वो सीधे क्लास में आके बैठ गए। आपको पता है कि क्लास में सीधा बगैर एडमिशन ऑफिस के सीधा क्लास में आ जाना आपकी तरफ से ऑफर है, या आपकी तरफ से ऑफर है कि सर हम इस क्लास में पढ़ना चाहते हैं, और हमारा आपको क्लास से ना निकालना ये एक्सेप्टेंस है कि ठीक है भैया आप यहाँ पे पढ़ लो। तो ऑफर हुई आपका बैठना, देखो ना किसी ने कुछ बोला ना किसी ने कुछ लिखा, आपका यहाँ पे आके बैठने का कंडक्ट वो आपकी तरफ से ऑफर है, और हमारा आपको क्लास से ना निकालने का कंडक्ट वो एक्सेप्टेंस है कि ठीक है भैया आप बैठे रहो, हमने उसमें कुछ भी नहीं बोला आपको। तो यहाँ पे मेरे बच्चे ऑफर हुई बाय कंडक्ट आपके बैठना, और हमारा आपको बाहर ना निकालना एक्सेप्टेंस है। और मेरे बच्चे यहाँ पे क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है? बिल्कुल, हमें फीस मिलेगी आपसे और आपको कोचिंग मिलेगी। और क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? बिल्कुल मेरे बच्चे एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो इस तरह बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं मेरे बच्चे जहां पे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। तो इस तरह जहां पे बगैर बोले लिखे ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही हो उसको हम कहते हैं ये कौन सी प्रॉमिस बनेगी? इम्प्लॉयड प्रॉमिस। और इससे जन्म लेने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी वो लफ्ज बोल नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके लफ्ज बोलेगा। लेकिन जब आगे जाके लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट बोला करेगा तो मेरे बच्चों को फौरन से दिमाग में आ जाना चाहिए ये तो वही इंप्लॉयड प्रॉमिस से ही इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट बनता था। क्योंकि हमने डिस्कस किया था जब प्रॉमिस बन जाती है हकीकत में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, क्योंकि बाकी दोनों स्टेजेस हम बोलकर पूरी नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। ऐसे ही था ना, ऑफर हुई एक्सेप्टेंस हुई बाकी दोनों चीजें तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे मैंने आपको कहा था मोबाइल 10,000 का खरीद लो, आपने कहा कि ठीक हो गया, बस यहीं रुक जाते हैं ना हम तो। आगे दो जो स्टेप्स हैं वो बोलकर तो नहीं करते। जैसे ही वादा हुआ हम ये नहीं कहते सर चलो अब एग्रीमेंट बनाते हैं, जरा सोचें आपके लिए कंसिडरेशन क्या है मेरे लिए क्या है, चले सर इसको फिर अब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो इसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऐड करते हैं। तो मेरे बच्चे ये बाकी दोनों चीजें हमें बोलकर करने की जरूरत नहीं होती, याद रखोगे इस बात को। लेकिन कुछ जगहों पे होती है, स्पेशली उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, जो चार तरह के जहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती थी वहां पे करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है। खैर लिमिट आप इसको पढ़िएगा। कहता है इफ द प्रपोजल आर एक्सेप्टेंस, देखो दोनों एक भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक, ये नहीं उसने बोला कि एंड। अगर ये बोलता ना इफ द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस, यानी कि एक्सप्रेस के लिए चाहे प्रपोजल या एक्सेप्टेंस अगर उसमें अल्फाज आ गए हैं लिखे हुए या बोले हुए, चाहे ऑफर में आए हो चाहे एक्सेप्टेंस में आए हो, तो वो क्या बन जाएगी? वो एक्सप्रेस बन जाएगी। इसी तरह आगे उसने बोल दिया यानी कि दोनों में सादा अल्फाज में जहां पे बोलकर ऑफर हुई हो और बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस हुई। जैसे मैं आपको कहता हूं बेटा आप अपनी बाइक मुझे 20,000 की भेज दो, अगर आप मेरे ये ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो अपनी बाइक आज यहीं पे छोड़ जाइए। आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आप अपनी बाइक यहाँ पे छोड़ गए, इसका मतलब क्या हुआ? आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कैसे एक्सेप्ट किया? बाय कंडक्ट। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस हुई है वो इंप्लॉयड हुई है, और ऑफर कैसी हुई थी? एक्सप्रेस हुई। तो जस्ट वो समझा रहा है आपको कि एक्सप्रेस वो होगी जहां पे अल्फाज इस्तेमाल हुए हों, और जहां पे इफ द प्रपोजल एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, यानी कि दोनों में से अगर अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुए, तो अल्फाज का मतलब क्या है? बोले लिखे दोनों, याद रखना, क्योंकि अल्फाज इन दोनों में ही होते हैं। गूंगा बंदा अल्फाज नहीं बोलता, ऐसे मेरे बच्चे, वो तो इशारे ही करता है, उसमें अल्फाज नहीं होते। लेकिन अनु करते हैं सर, वो अल्फाज नहीं होते मेरे बच्चे, होता ना कुछ इस तरह का। द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लॉयड। मुश्किल बात तो नहीं। जहां पे अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए अदरवाइज अल्फाज आपने ऑफर एक्सेप्टेंस की हो एम्प्लॉयड, और जहां पे आपने अल्फाजों के साथ ऑफर एक्सेप्टेंस की हो उसको एक्सप्रेस बोलेंगे। मुश्किल बात तो नहीं ना। एक्सप्रेस का ऑफर किया और मैंने एम्प्लॉयड को एक्सेप्ट किया तो फिर हम यही बोलेंगे, फिर वहां पे ये अल्फाज हो सकते हैं एक्सप्रेस ऑफर है एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस फिर प्रॉमिस पूरी ना उसके लिए बोलेंगे इम्प्लॉयड ही ये प्रॉमिस है, ये एक्सप्रेस ही ये प्रॉमिस है। फिर हम अल्फाज बेहतर यही है कि एक्सप्रेस ऑफर हुई है और एम्प्लॉयड मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस हुई, तो प्रॉमिस बन गई। अब ये ना कहें कि ये एक्सप्रेस प्रॉमिस बनी है, क्योंकि दोनों में दोनों डेफिनेशन में वो सेम अल्फाज इस्तेमाल कर, तो ये कहना फिर मुनासिब नहीं कि इम्प्लॉयड प्रॉमिस या एक्सप्रेस प्रॉमिस बनी है। फिर यही कहेंगे भैया ये प्रॉमिस बन गई, इट्स ओके। तो इसमें दोनों, क्योंकि दोनों एलिमेंट शामिल हैं उसके अंदर। जैसे वो केक होता है उसमें आप डिफरेंट तरह के फ्लेवर ऐड कर लेते हैं,
जब आपने एक ही फ्लेवर रखा इट्स ओके, तब तो आप बोल दो ये फलाना फ्लेवर है। लेकिन अगर दो ऐड कर दिए फिर आप एक तो नहीं ना बोलेंगे, फिर तो दोनों ही। बेटा कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, अगला टॉपिक। आज या कल तक आपको एक असाइनमेंट शेयर हो जाएगी आपके ग्रुप्स के अंदर। मंडे को आपने उसको सॉल्व करके लेके आना है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं मेरे बच्चे, इसको लाजमी सॉल्व करके लेके आना है। और खबरदार अगर किसी ने किसी की असाइनमेंट को कॉपी किया है, होता ना कि बात का एक बच्चा कहना यार देना, मैं फॉर्मेलिटी है उसको लिख लेता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे उसको घर से आपने सॉल्व करके लेके आना है। तो कोशिश कीजिएगा, ये कौन सा कोई अल्लाह माफ करें यहाँ पे। देखो मैं कभी भी यहाँ से उठूंगा नहीं है, जो कहूंगा यहीं पे बैठ के कहूंगा आपको। क्या कह सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा बाहर सुनते हो तो मैं क्या कह लूँगा, तो रौला ही कौन है मेरे बच्चे। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो आप लोग माशाल्लाह, बड़े बच्चे हो। क्योंकि हम पीछे फास्ट ट्रैक करवा दिया करते हैं, इसलिए ये जो रेगुलर सेशन में अब बच्चे कम होते हैं और फास्ट ट्रैक में ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हर दफ़ा हम कोई 1.5-2 महीने पहले एक बैच शुरू करते हैं, तो इसलिए मेरे बच्चे ये सेशन हमारा अब आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जा रहा है, क्योंकि लॉ की औकात नहीं। लेकिन आगे जो लॉ आ रहा है वो, उसमें बच्चों की इतनी औकात नहीं होगी कि उसमें उसको, अभी तो सब्जेक्ट की कोई औकात है, सच्ची औकात नहीं। महीने में बड़ी तसल्ली से लॉ तैयार हो जाए, सुकून से, नए सिरे से लेक्चर स्टार्ट करके माजरत के साथ। मैं शायद ज़्यादा भी वो कर रहा हूँ, एग्जैजुरेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन हो जाता है, इसमें रौला ही कौन है। लेकिन जो अगला कानून आ रहा है ना मेरे बच्चे, जो लॉ आ रहा है, ओ हो, ये शायद मैंने ओरिएंटेशन में बताया था ना, एक दफ़ा उसका 13% रिजल्ट भी था, वो जो कंबाइंड था। वो बला है मेरे बच्चे, उससे बेहतर यही होगा जिस तरह माशाल्लाह आप लोगों ने इस दफ़ा लोग लॉ ले ही नहीं रहे, आपको पता है। वो कह रहे हैं गोली मारो है, फिर हमें कुछ ना कुछ लॉ देना पड़ेगा, तो हम क्यों कर रहे हैं। और कई बच्चों ने तो यहाँ पे पहली क्लास के बाद जाके वहाँ पे फ्रीज भी करवा दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लॉ नहीं करेंगे, सर ने बोला है कि आधा पेपर अभी भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो बेहतर यही हम पूरा ही कर लेंगे उसको वहाँ पे। अब आप भी सोचेंगे सर ये बात तो हमारे दिमाग में नहीं अभी तक आई, तो फिर कल से वो आपकी मर्जी है, ये आपका डिसीजन है, कोई जिस तरह आपको मुनासिब लगे। लेकिन अगर आप ये खाली भी लॉ करोगे तो वो जो नया पेपर आएगा उसमें आधा पोर्शन सिर्फ करना पड़ेगा, नो डाउट। और मजे की बात है उसका सिलेबस कम हो, जितना ये सी लॉ है ना, जैसे अभी पढ़ा हुआ उसमें से 2-3 टॉपिक्स उन्होंने निकाल देने, तो वो थोड़ा सिलेबस होना है उस सी लॉ के अंदर जो आगे होगा। शायद उस वक्त वो बच्चे थोड़ा सा शायद पछताएंगे जिन्होंने अभी वो नहीं किया होगा, उनको लगेगा इतना बड़ा भारी पेपर आपने करना, और उस वक्त आप अभी छोटा सा एक थोड़ी से बीच में से कोई 40-50 पेज निकाल के उसको पकड़ के फिर रहे होंगे पूरी किताब में से। ये हमारा पेपर है, फर्क पड़ेगा मेरे बच्चे उसमें। नहीं अल्लाह माफ करे आप, हाँ आप लोग, क्योंकि आप बिलो अगर कर रहे हो खाली फिर वो 50 नंबर का हो गया था। 50 नंबर का, सिर्फ 50 नंबर का वो होगा उसका पार्ट बी, सिर्फ आपने पार्ट बी अटेम्प्ट करना। ये ना कहना कि सर वो अगर आई कैप को पता ही ना चला, हमने पूरा करना था, वो है भी हद होगी, आई कैप है जी बेटा। हाँ 25 नंबर वाला पास होगा उस, तो खुद सोचते हैं 25 नंबर लेने ओके, और सिलेबस भी कम होगा उसका। अच्छे खासे टॉपिक्स, यानी कि अच्छे खासे ना कहें, यानी कि बीच में से 2-3 टॉपिक्स उड़ा देंगे। खैर वापस कोई मसला नहीं, जो नहीं करना चाह रहे इस दफा लाओ, कोई दिक्कत नहीं। ले बेटा, अब नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, ऑफर और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, फिर उसकी एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। ये होगी कैसे, अब जरा सबसे पहले मेरे बच्चे उसको बेचारा भूल गया कि डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल उसने दोबारा दे दिया आपको, हालांकि हम अभी डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल पढ़ के आए हैं। और याद करो डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल क्या हुआ करती थी, जब वो एक बंदा किसी दूसरे बंदे को, याद करो हमने डिस्कस किया था, मिस्टर ए किसी दूसरे बंदे को, मिस्टर बी को, आप या ये कह लो मिस्टर ए किसी दूसरे बंदे मिस्टर बी के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कराओ। और वो क्या है, जैसे मान लो मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि मिस्टर बी आपके पास ये हैवी बाइक है, मुझे 3 लाख रुपए की सेल कर दो। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की। तो मेरे बच्चे क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मिस्टर ए मिस्टर बी के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, और ख्वाहिश क्या है कि ये जो बाइक है ये मुझे 3 लाख की सेल कर दो। तो मिस्टर बी ने क्या किया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और फिर हमने इसके ऑफर के वो कंप्लीट किया था, जब एक बंदा दूसरे बंदे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो, और इसकी ख्वाहिश का इजहार करने का मकसद क्या है कि अगली पार्टी असेंट शो कर दे। तो मेरे बच्चे हमने कहा था ये क्या कर रहा है, ऑफर। या दूसरा भी हो सकता था, इसका ऑपोजिट भी हो सकता था, जब कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो, उसको कुछ करने से रोक रहा, और वो कुछ करने से रुकने पे अगली पार्टी रजामंदी शो कर दे, तो ये भी इस तरह भी मेरे बच्चे हो सकता था। लेकिन शो नहीं कर दे, जरा अल्फाज दोबारा देखिएगा, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस को भी बीच में कवर कर रहे हैं, खाली ऑफर को जरा देखिए। जब एक बंदा किसी को कुछ करने का कहे और मकसद उसका अगली पार्टी की सेंट हासिल करना, या एक बंदा किसी को कुछ करने से रोक रहा हो और मकसद हो उसके ऊपर उस पार्टी की रजामंदी हासिल करना, तो ये क्या कर रहा है, ये ऑफर कर रहा है। अभी एक्सेप्टेंस का बीच में एलिमेंट ना ही लेकर आए तो बेहतर है,
क्यों खाली ऑफर की बात कर रहे हैं, या ऑफर का दूसरा नाम क्या है, प्रपोजल। याद करो हमने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था 3 लाख की बाइक भेज दो, उसने इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे बताएंगे यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ करने के लिए कहा था या कुछ करने से रोकने के लिए? कुछ करने के लिए, बाइक मुझे 3 लाख की भेज दो। तो मकसद क्या था मिस्टर ए का, मिस्टर बी की इस ऑफर के ऊपर रजामंदी हासिल करना, ऑफर का मकसद यही था। अब मेरे बच्चे याद करो, फिर वहीं वहीं पे हमने कहानी बनाई थी कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जब ये कहा कि 3 लाख की बाइक भेज दो, मिस्टर बी ने इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मैं आपको पेमेंट करूंगा 31 दिसंबर 2024। कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा था, पेमेंट कब करनी थी? उसने कहा कि बाइक मुझे दे दो, पेमेंट कब होगी? लोग अक्सर करते हैं पेमेंट बाद में कर देते हैं, चीज खरीद लेते हैं। तो इसने हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक चेक दे दिया 31 दिसंबर का, और उसे बाइक ले ली। और याद करो फिर हमने डिस्कस किया था 31 दिसंबर जब आई तो मिस्टर ए को पता चला मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं, और मिस्टर बी जब जाएगा वो पैसे निकलवाने के लिए तो वो नहीं, वहां पे पैसे मिलेंगे तो चेक डिसऑनर हो जाएगा और वो मेरे मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। तो याद करो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए ने 31 दिसंबर को दोबारा मिस्टर बी को कॉल की कि मिस्टर बी भाई आप मेरे इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो, मैं आपको 3 लाख की बजाय 3,20,000 रुपया दे दूंगा, मेरे चेक को बैंक में प्रेजेंट अभी ना करो। तो यहाँ पे ये जो नई ऑफर कर रहा था कुछ करने के लिए कह रहा था या कुछ करने से रोकने के लिए? कुछ करने से रोकने के लिए। यानी कि जब आप उसने नई ऑफर की कि मेरे इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो मिस्टर बी, तो उसने ऑफर कर दी। मिस्टर बी ने क्या किया, इसकी इस ऑफर को अज्यूम कर लो, एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने डिस्कस किया था प्रॉमिस जब बन गई तो उसमें अब क्या एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना मेरे बच्चे, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, एक नई ऑफर हो रही है, नई एक्सेप्टेंस हो रही है। तो क्या इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन होनी चाहिए? तो कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे? हमने कहा था कि मिस्टर ए ने जो मान लो कि उससे 15 दिन का और टाइम मांग लिया, 1 महीने का और टाइम मांग लिया, मिस्टर ए के लिए वो टाइम कंसिडरेशन होगा और मिस्टर बी के लिए वो जो एक्स्ट्रा पे करेगा ऊपर की अमाउंट वो कंसिडरेशन। तो हमने कहा कि दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है, तो ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। और जाहिर बात है ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, तो ये क्या बन जाएगा, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मुश्किल बात तो नहीं होगी। जैसे आप में से कुछ बच्चों ने कहा हो कि हम फलानी तारीख को इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, वो इंस्टॉलमेंट की तारीख आ गई, अब आप कॉलेज को एक ऑफर करते हो मुझे अभी क्लास से ना निकालो, मैं आपको 2,000 की बजाय 2500 पे कर दूं। अब यहाँ पे जो आप ऑफर कर रहे हो कॉलेज को, कुछ करने के लिए कर रहे हो या कुछ करने से रोकने के लिए? कुछ करने से रोकने के लिए कि मुझे क्लास से ना निकालो। तो मेरे अच्छे अब यहाँ पे अगर कॉलेज ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, प्रॉमिस बन गई, प्रॉमिस में दोनों के लिए कंसिडरेशन है, आपको क्लास से नहीं निकाला जा रहा ये कंसिडरेशन, कॉलेज को 500 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा वो कंसिडरेशन, और ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। बात समझ आ रही है ना थोड़ी बहुत? तो यही वही बातें मेरे बच्चे दोबारा से पूरी वही डेफिनेशन उसने दोबारा दे दी, कहते व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू। और ये सिग्निफाई सिग्निफाई के अल्फाजों का पता है, हम पढ़ गए हैं, लेकिन बेटा आगे आइएगा, इंतहाई अहम, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट, या इसका दूसरा नाम रखो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। हर ऑफर वैलिड नहीं होती, हम पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर या कंडीशंस ऑफ वैलिड ऑफर। बेटा पेपर में आपने ये एडिशनल पॉइंट्स नहीं देख रहे होते, वो पेपर में मोस्टली यही पूछता है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर बताओ क्या होते हैं। पुरानी किताब में यही हुआ करता था, इस बेशरम ने एडिशनल पॉइंट के नाम से उसको दे दी। अगर वो ऑफर की डेफिनेशन पूछे 2 नंबर की तो फिर ऊपर वाली देनी, जो नहीं पूछेगा वो। अगर वो कहे कि ऑफर को एक्सप्लेन करो और 5 नंबर का पूछ रहे फिर डिफाइन करके ये भी आपने पॉइंट्स आगे लिखने। लो बेटा जरा देखिएगा, सबसे पहले ऑफर के लिए 2 बंदों का होना जरूरी है, ये तो भैया उसने डेफिनेशन में कह दिया था। क्या बोला था उसने, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर, किसी दूसरे बंदे के सामने इजहार कर रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं अपने आप के सामने ही इजहार कर रहा हूं, मैं शीशे के सामने खड़ा हूं और सामने यहाँ पे मैं राणा खड़ा हूं और मेरे शीशे में भी आगे भी राणा ही है, और राणा राणे को कह रहा है और 10,000 का मोबाइल खरीद ले, हैं? तो मेरे बच्चे ये तो एक ही बंदा है, ये दो बंदे थोड़ी हैं। इसमें लग नहीं रहा कि एक बंदा अपने आप को ही ऑफर कर रहा है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे उस कानून ने कह दिया, कानून के अल्फाजों के मतलब होते हैं, तो उसने कह दिया हमारे अल्फाजों के कोई मतलब नहीं होते। कहता कि जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करे, इसका मतलब ऑफर का सबसे पहला जो एसेंशियल है या कंडीशन है, उसके लिए 2 बंदों का होना जरूरी है। एक बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता, याद रखोगे। अगर कोई और बंदा है, वो ज्यादा लोग भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 लोग, एक ऑफर करने वाला और दूसरा जिसको ऑफर की जा रही हो, तो सबसे पहले 2 पर्सन। क्यों, कानून क्या कहता है, कहता है कि ए पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। याद रखोगे, अज्यूम कर लो एक सिनेरियो बना देता है क्या वैसे ही, जबरदस्ती हम बना रहे हैं। एक जजीरा है, उस जजीरे पे आप अकेले ही रहते हैं और वो जजीरा पाकिस्तान के हिस्से में ही आता है, उस पूरे जजीरे पे आप ही, और आप क्या करते हो, आपको मान लो कि जजीरे से शहर तक सफर करना है, और वहां पे जजीरे पे एक वो भी खड़ी है, एक मान लो कि एक बोट भी है,
तो वो आपकी ही है, पुरानी खड़ी है। अब आपको लग रहा है कि ऐसा कर लेता हूं, मैं इस बोट को ना खरीद लेता हूं। अल्फाज गौर किया है, वो आपकी ही है, पुरानी खड़ी है वहां पे, आपने इस्तेमाल नहीं की। अब आपको लग रहा है कि शायद ये किसी और की होगी है, शायद आपकी फीलिंग है। तो आपने कहा कि ऐसा करता हूँ, ये मेरे पास ही होती थी, लेकिन वो तो पुरानी बात होगी। अब मैं अपने आप से ना ये जो बोट है ये दोबारा खरीद लेता हूँ। अब वो वहां पे वो कहेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्टेड, ये जो माशाल्लाह जजीरे पे इंसान रहता है, इसको आप गाइड करते हैं। अब वहां पे मेरे बच्चा, क्या यहाँ पे कुछ गलत हुआ है? गलत क्या हुआ है? सबसे पहले याद है हमने डिस्कस किया था, जो सिचुएशन में गलत होगा उससे रिलेटेड कानून बताना है। तो कानून क्या बताओगे यहाँ पे? ए पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। हमने कानून बता दिया उसको कि भैया एक बंदा अपने आप को ऑफर कर ही नहीं सकता है। फिर आगे, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले ही हो, वो आपकी ही चीज है, और आप अपने आप से कैसे खरीद सकते हो? तो आपका अपने आप को ऑफर करना वैलिड नहीं है। और यहाँ पे मेरे बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, ऑफर ही वैलिड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ी दूर की बात है। याद रखोगे मेरे बच्चे इस तरह की बात? तो इसलिए एक बंदा अपने आप से ऑफर नहीं कर सकता। दूसरा एसेंशियल सर्टेन एंड डेफिनेट, बहुत दफा पूछ रखा है क्या आपने, कि जब एक बंदा ऑफर करे, यानी कि एक बंदा मतलब क्या है? ऑफर। जब ऑफर ऑफर करे तो मेरे बच्चे वो ऑफर सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए। अब अगली बात आएगी कि सर ऑफर सर्टेन और डेफिनेट कब होती है? मेरे बच्चे ऑफर सर्टेन और डेफिनेट उस वक्त होती है जब ऑफरर ऑफर करे और ऑफरी को उसकी ऑफर पे सोचना ना पड़े। हम कहते हैं ऑफर क्या थी? सर्टेन और डेफिनेट। यानी कि ऑफरर ने ऑफर की, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, और मिस्टर बी को उसकी ऑफर पे सोचना नहीं पड़ा, उसको फौरन से समझ आ गई ये कहना क्या चाहता है। लेकिन अगर मिस्टर बी को ये सोचना पड़ा हो ये कहना क्या चाहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मिस्टर ए की ऑफर सर्टेन और डेफिनेट नहीं थी। अब यहां पे अजीम कर लो, मैं आपको कहता हूं बेटा ये मोबाइल मुझसे 10-15 हजार का खरीदी। अब मेरे बच्चे एक दफा तो आप सोचेंगे कि राणा साहब कहना क्या चाहते हैं, ये मोबाइल 10 हजार का या 15 हजार का है? तो मेरे बच्चे क्या आपने सोचा? इसका मतलब क्या हुआ? मेरी ऑफर सर्टन और डेफिनेट नहीं है, ये लाजमी है। ये लाजमी है, बोला था बात, हम उसको सर्टन कर लिया करते हैं। सर्टन और डेफिनेट आप फिर आप दोबारा कह सकते हो सर ये तो बताओ 10 या 15 हजार। ये थोड़ी है कि आप 10-15 की बात कर रहे हो, कोई एक चीज का पता चलेगा तो मैं उसको बोलूंगा, फिर मैं उसको सर्टन कर दूंगा। फिर जब सर्टन होगी तो फिर वो नई ऑफर होगी जो सर्टन है, वो जो वैलिड है। याद रखोगे? अगर एक ऑफर ऐसी ऑफर हो जिसपे ऑफरी को सोचना पड़े, ये कह क्या रहे, ये याद रखिएगा। ये ना सोचना पड़े कि मैं सोच के बताऊंगा तुम्हें, मैं कहता हूं 10 हजार का मोबाइल खरीद लो, आप कहते हैं सर शाम तक सोच के बताऊंगा, आप कहते ले सर ने यही तो कहा था। एक ऐसी ऑफर जिसमें सोचना पड़े, वो क्या है? सर्टन और डेफिनेट नहीं, सत्यानाश हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट का। यानी कि ऑफर की समझ ना आई। यहां पे जो सर्टन और डेफिनेट का मतलब क्या है कि ऑफरर ऑफरी ऑफरी को ऑफर करे और ऑफरी को उसकी ऑफर की समझ ही ना आए, ये कहना क्या चाहता है। तो हम कहेंगे ऑफर सर्टन और डेफिनेट नहीं है। और अगर ऑफर सर्टन और डेफिनेट ना हो, ये वैलिड नहीं है। अब जस्ट एग्जांपल, आपने किसी रिक्शे वाले को रोका कि भैया मुझे सीएफई तक ले जाओ, तो बताओ कितने पैसे? अब वो आपको ऑफर करता है, वो ऑफर करता है कि जो मुनासिब हुआ दे देना। अब आप क्या बैठ जाते हो उस रिक्शे के अंदर, ठीक है भैया जो मुनासिब हुआ मैं दे दूंगा आपको, लेकिन सारे रास्ते सोचते आते हो यार क्या मुनासिब हो सकता है? सत्यानाश कर लेंगे आप अपने सफर का, यकीन कर लो। हैं? यही टेंशन होगी, ये ना हो ये कहीं हजार ही ना मांग ले यार, मेरे पास तो 530 रुपये हैं, और हैं भी 500 रुपये इकट्ठे, अगर मैंने इसको 500 दे दिए वापस नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी ना। तो बेहतर नहीं था कि जब आपने रिक्शे वाले को कहा कि भैया मैंने सीएफई तक जाना है, तो बताओ क्या कराया? तो वो जो मुनासिब था ये सर्टन और डेफिनेट नहीं है, क्योंकि जब उसने कहा कि जो मुनासिब हो वो दे देना, उसने आपको ऑफर कर दी जो मुनासिब हो वो दे देना। तो यहाँ पे मेरे बच्चे अब आप ये सोच रहे हो ये मुनासिब है क्या, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी ऑफर जो मुनासिब है वो दे देना, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑफर क्या होनी चाहिए? सर्टन और डेफिनेट है। अब आई कैप का एक सवाल दे, चले आप, मेरा ख्याल है कि आप माशाल्लाह सियाने बंदे हो, आप जवाब दे ही दोगे। लो बेटा, मिस्टर बी की एक शॉप है और इस शॉप पे वो बेच रहा है ऑयल्स। मिस्टर ए आया और मिस्टर ए ने आके उसको कहा कि 1 लीटर ऑयल दे दो। मिस्टर ए आया मिस्टर बी की दुकान के ऊपर और उसने कहा कि मिस्टर बी भैया 1 लीटर ऑयल दे दो। मुझे बताओ क्या ये ऑफर सर्टन और डेफिनेट है? हैं? क्या ये सर्टन और डेफिनेट है? क्यों? आप देखो, ऑयल्स, कई तरह के ऑयल हैं उसकी दुकान के ऊपर। अब जब उसने आके ये कहा कि 1 लीटर ऑयल दे दो, ये आई कैप का सवाल है, 2 या 3 अटेम्प्ट छोड़ के, तो ये आई कैप के सवाल में पास पेपर में आपको नजर आ जाएगा। तो ये जो एक छोटू सा लफ्ज ये वाला,
नजर आया आपको? एस, इस एस ने बच्चों के सवाल का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने गौर ही नहीं किया कि भैया वो जो दूसरा बंदा है वो तो ऑयल्स में डील करता है, और इसने जब आके ये बजाहिर 1 लीटर ऑयल दे दो, ये बड़ी वाज़ेह ऑफर थी, लेकिन इतनी वाज़ेह नहीं थी, पता चला कि उसकी तो भाई उसकी दुकान पे कई तरह के ऑयल हैं। आप किस तरह के ऑयल की बात कर रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ मिस्टर, अब वो सोच रहे हैं भैया किस कौन सा ऑयल, यहाँ पे तो ढेरों लगे हुए हैं डिफरेंट तरह के, आप कौन सा ऑयल मांग रहे हो? इसका मतलब उसने सोचा इसकी ऑफर सर्टेन और डेफिनेट नहीं है। याद रखोगे इस बात को? लेकिन मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, अगर वो अब आपको वो दे दे कि एक बंदा है, उसकी दुकान है और वो उस दुकान के ऊपर आलू बेच रहा है, उसकी दुकान पे सिर्फ आलू है, और आप आके उसको कहते हो कि भैया 5 किलो आलू दे दो, नहीं वो तो काम खराब हो गया, 5 किलो सब्जी दे दो। ये ना कहना कि आलू फल होता है, क्योंकि हम खाते माशाल्लाह उसको फल समझ गए हैं, क्योंकि हर हर जगह पे उसको इस्तेमाल करते हैं, है वो उसका रुतबा फल जैसा ही है लेकिन है वो सब्जी। तो आप उसको कहते हो कि भैया 5 किलो सब्जी दे दो। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ क्या ये ऑफर सडन और डेफिनेट है? पक्की बात है, क्योंकि वो सिर्फ आलू बेच रहा है तो वो आलू ही देगा आपको। तो यहाँ पे ऑफर सर्टेन और डेफिनेट ही होगी। अगर एक रेडी लगी हुई है उसमें सिर्फ केले ही हैं, आप उसको कहते हो कि भैया ये फल दे दो मुझे, तो पक्की बात है वो केले ही देगा आपको। ये ऑफर सर्टेन और डेफिनेट ही है। याद रखोगे इस बात को? हाँ, ये गलत है। आप ये तो आपने बोला ही नहीं कि कितने दर्जन कितने। हाँ, ये दिक्कत हो सकती है। हर चीज को बड़े गौर से देखना। याद रखोगे? मुश्किल तो नहीं? कोई ये कहे कि जो मुनासिब हो वो दे दो, ये सडन डेफिनेट नहीं होता। अगर एक बंदा कई तरह की चीज़ों में डील कर रहा है और आप उसको जाके एक सिंपली लफ्ज भेज देते हो मुझे इतनी ये किलो चीज़ दे दो, इसका मतलब आपकी ऑफर सडन और डेफिनेट नहीं है। और भी इसको आगे जाके फिर मजीद भी हम जरा थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि इसमें क्या मामला था। कहता है ए वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टन एंड डेफिनेट। और सर्टन और डेफिनेट कब होगी? जब ऑफरी को आपकी ऑफर की समझ आ जाए। मुश्किल बात तो नहीं। अच्छा, ये किताब की एग्जांपल मैं कम बता रहा होता हूँ, मोस्टली तो मैंने कभी देखी हुई नहीं, लेकिन आप लोगों ने इस किताब की एग्जांपल्स को भी साथ मिलाना है। अगर वो मैं कहीं पे बोल दूं इट्स ओके, अगर लेकिन आपने जब ये होंगी तो ये एक इजाफी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इस तरह चीज़ें कुछ पास पेपर से मिल जाती हैं, कुछ यहाँ से, तो ये सारे मिल मिला के चलें इस तरह कर लो। आप कैफ के स्टूडेंट हो, आप एडमिशन ऑफिस में गए और आपने उसको कहा कि सर कैफ में 3 पेपर में एडमिशन दे दो मुझे बताओ ये ऑफर सर्टेन और डेफिनेट है? क्यों? और क्योंकि कैफ में 8 पेपर हैं और आपने 3 की बात की है, कैसे पता चलेगा? आप गए एडमिशन ऑफिस में, आप पीआरसी के स्टूडेंट, और आपने जाके उनको कहा कि सर पीआरसी के 5 सब्जेक्ट्स में एडमिशन दे। बताओ ये सर्टेन डेफिनेट है? पक्की बात है, क्योंकि उसमें है ही 5। ये कहने की जरूरत नहीं कि कौन से 5। बात समझ आ रही है ना? ये मेरे बच्चे, अगर ऑफर को सोचना, ऑफरी को सोचना पड़ गया ये कहना क्या चाहता है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ इसका मतलब उसकी ऑफर सर्टेन और डेफिनेट नहीं है। तो बेटा अगली बात, क्या ऑफर कंडीशनल हो सकती है? कानून ने बड़ी खुली छूट दे दी। कहता है ऑफरर जब ऑफर कर रहा हो, ऑफरर जब ऑफर कर रहा हो, वो जितनी मर्जी कंडीशन ऐड कर दे उसको इजाजत है। आप मिलियंस ऑफ कंडीशन ऐड कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये जो कंडीशन ऐड करनी है, अगली पार्टी के ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले पहले, या सादा अल्फाज में एट द टाइम ऑफ ऑफर ही अगली पार्टी को कंडीशन बता दो। जब अगली पार्टी ने एक दफा आपकी बगैर कंडीशन वाली ऑफर एक्सेप्ट कर ली, बाद में आप कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। यानी कि ऑफर में कंडीशन हो सकती है, लेकिन मेरे बच्चे ये कंडीशन आपने कब ऐड करनी है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले, या सादा अल्फाज में एट द टाइम ऑफ ऑफर ही आप उसमें जितनी मर्जी कंडीशन ऐड कर ली। लेकिन अगर अगली पार्टी ने एक दफा एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर, मान लो कि इस बंदे ने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की आज 11 अक्टूबर को एक ऑफर की, और उस ऑफर में मेरे बच्चे कोई कंडीशन नहीं थी, और मिस्टर बी ने क्या किया, इस ऑफर को जैसे ही इसने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, मिस्टर बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मिस्टर ए ने कहा ओ भाई इसमें 5 कंडीशंस भी। तो मेरे बच्चे ये कहना ये वैलिड नहीं है, क्योंकि आपने कंडीशन कब ऐड करनी है? एट द टाइम ऑफ ऑफर। तो तभी आप मेरे बच्चे क्या करेंगे? कंडीशन ऐड करेंगे। जब एक दफा एक्सेप्टेंस हो गई, उसके बाद मजीद आप किसी तरह की कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। मुश्किल बात तो नहीं। आई कैप के सवालों की तरफ चले। आई कैप क्या कहते हैं, गौर कीजिएगा। अब हुआ क्या, आई कैप ने कहा कि एक फैमिली है, वो एक किसी रेस्टोरेंट में गई, तो उन्होंने एक फ्लैट बुक करवाया। तो जब फ्लैट बुक करवा के वो वहां पे फ्लैट में पहुंचे, तो जैसे उन्होंने कमरा खोला, बिल्कुल दीवार के सामने रोशनी पड़ी, और रोशनी, उस दीवार की रोशनी में लिखा हुआ था कि अगर यहाँ पे आपका सामान गुम हो जाए उसमें होटल इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। खोलते ही सबसे पहली जो चीज मिली वो क्या थी
कि अगर यहाँ पे आपका सामान गुम हो जाए उसके लिए होटल इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। भैया उनका सामान गुम हो गया, अब ये बताओ क्या होटल इंतजामिया जिम्मेदार है कि नहीं? क्यों? बता, दरवाजा खोलते पता चल तो गया। हाँ, वो तो भैया वो तो जब रिसेप्शन थी वहां पे ऑफर एक्सेप्टेंस तो वहां पे हो रही थी। अगर मानो कि होटल इंतजामिया सामान के लिए जिम्मेदार नहीं तो कम से कम वहीं पे जहां पे आके लोग आपसे रूम बुक करवाते हैं वहीं पे लिख के लगा। ये थोड़ी है कि जाके कमरे, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस तो वहां पे होगी काउंटर के ऊपर है, वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आप कंडीशन ऐड कर रहे हो वहां पे कमरे में जाके कि भैया देखो, जब वो बसों वाले आपको कोई रसीदें रसूदे देते हैं तो आप उनसे वो चीज देते हो, वहीं पे उन रसीद के ऊपर ही सारा कुछ लिखा होता है। ये नहीं कि जाके बस में वो लिखे। जो बस में लिखी हुई चीज अगर तो बस में ही सवारी बैठ जाती है उसके बाद मेरे बच्चे वहां पे वो पर्ची पुर्ची काटते हैं, वो अलग मामला है। लेकिन अगर मान लो कि वो सिस्टम ये है कि पहले पर्ची दे दी जाती है, उसके बाद बस में कस्टमर्स को जो वो होते हैं मुसाफिर होते हैं उनको नहीं छेड़ा जाता, इसका मतलब क्या हुआ? और बस में अगर कुछ लिखते हैं वो गलत है, क्योंकि मेरे बच्चे वो तो शुरू के अंदर ही जब आपने उसको पर्ची पुर्ची दी वो तो वहीं पे कॉन्टैक्ट हो गया था। बस में आप लिख रहे हो यहाँ पे किसी से लेकर ना खाना फलाना है जो भी है वो गलत है। फिर वो बस इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि किसी को खाने समेत एंट्री ना होने। बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं ना समझ आ रही? कोई बात नहीं। लो बेटा, आप एडमिशन ऑफिस में आए, आपने आगे उनको कहा कि सर मैंने बी लॉ में एडमिशन लेना, मुझे फीस बता दो। उन्होंने कहा कि सर फीस है उसकी 12,000, 12,000 फीस है। आपने कहा कि ठीक हो गया सर, मेरा एडमिशन कर दो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका सारा फॉर्म आपसे कहा ये फॉर्म फिल कर दो। आपने फॉर्म फिल करके दिया, उन्होंने उसके ऊपर 12,000 लिखा और उन्होंने आपको वो फॉर्म दिया। उन्होंने कहा कि वो फलानी जगह पे जाके पेमेंट कर दो। अब मेरे बच्चे आपने उस वक्त फिर दोबारा सर ये जो फीस है इसकी 2 इंस्टॉलमेंट बना। अब आप क्या कर रहे हो, एक कंडीशन ऐड कर रहे हो। क्या कॉलेज वाले इस कंडीशन को मानने के, या ये कह लो ये कंडीशन को मानने पे मजबूर हैं या नहीं? क्या वो इनकार कर सकते हैं? क्यों इनकार कर सकते हैं? ऑफर एक्सेप्टेंस तो हो गई मेरे बच्चे, उन्होंने 12,000 बोला, आपने हाँ कर दी, फॉर्म फिल कर दिया, उसके ऊपर मान लो कि साइंस में आपके हुए हुए। अब आप कह रहे हो कि उनको इसमें इंस्टॉलमेंट बना दो। भैया ये तो ऑफर करते वक्त आप उनको चाहिए था उनको बता देते सर मुझे बी लॉ में एडमिशन चाहिए, मुझे बताएं फीस कितनी, उन्होंने कहा 12,000। अब आप उनको मजीद कोई कंडीशन है तो अभी देखो, सिर्फ अभी तो पूछा है, अभी ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, अभी तो सिर्फ पूछा था पहले। ये भी अभी जब आगे जाएंगे ना थोड़ा सा पता चल जाएगा इसमें होता क्या है। जब आपने पूछा फिर उन्होंने बताया फिर आपने उसमें मजीद कोई चेंज किया, ये इस तरह की चीजें होती हैं। तो आप उन्होंने कहा 12,000। अब आप कहते हो सर मैं हर रोज का 1 रुपया आपको दिया करूंगा, अगर आपको मंजूर है तो मुझे एडमिशन दे दो, जो मर्जी कंडीशन ऐड कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ऑफर कर रहे हो, ऑफर कर कानून बस आप इस तरह याद रख लो, अगर आपने कोई ऑफर करनी हो किसी को और उसमें कोई कंडीशन भी ऐड करना चाहते हो तो एट द टाइम ऑफ ऑफर ही उसमें जितनी कंडीशन ऐड करनी, क्योंकि आपने ऑफर की और अगली पार्टी ने एक दफा एक्सेप्ट कर ली तो प्रॉमिस बन गई। प्रॉमिस जब बन गई तो मेरे बच्चे उसमें मजीद कोई तब्दीली नहीं होगी, होगी तो फिर वो दोनों पार्टी नए सिरे से अपनी रजामंदी करके वो कर सकती है। अज्यूम कर ले मेरे बच्चे ये मिस ए हैं, ये मिस ए ने अपना नया घर बनाया और वो चाहती है कि इसको रेंट पे दे दूं, लेकिन रेंट पे मैं दूंगी किसी छोटी फैमिली को। तो एक दिन ये मिस्टर बी और मिसेस बी उसके पास आए, उन्होंने कहा कि हमें घर चाहिए। तो मिस ए ने उस फैमिली की तरफ देखा, उसने कहा कि बड़ी छोटी सी फैमिली है, मियाँ बीवी हैं और एक बेटी है इनकी, तो ये तो छोटी ही फैमिली है जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मुझे इनको घर दे देना चाहिए। तो भैया इन्होंने ऑफर की और मिस ए ने क्या कर लिया, इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बजाय तो ऐसे ही है ना मेरे अच्छे। उसके बाद क्या हुआ, ये फैमिली लेकिन मिस ए चाहती क्या थी बोला कि फैमिली क्या हो, छोटी हो, और उसको यही लग रहा है कि ये फैमिली क्या है, छोटी है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन जब मेरे बच्चे वो फैमिली पूरी आई वहां पे तो मिस ए तो घबरा गई है, तो उसने फिर वहां पे शोर करना शुरू कर दिया कि भैया मैंने तो छोटी फैमिली को घर देना था, आप तो बड़ी फैमिली हो, मैंने आपको घर नहीं देना। मुझे बताओ क्या अब मिस ए इनकार कर सकती है? अब नहीं, क्योंकि अब तो मेरे बच्चे प्रॉमिस बन गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसको चाहिए था वो दिल में ना सोचे, अगली पार्टी को बताए, उनसे पूछ लेती कि क्या आप इतने ही हो हैं, अगर वो कहते कि नहीं और भी हैं तो फिर चाहे इनकार कर देती है। लेकिन उसने तो सिर्फ सोचा था कि छोटी फैमिली है, उसने कोई बात तो नहीं की, कोई कंडीशन बताई तो नहीं उनको कि मैं तो छोटी फैमिली को घर दूंगी या कुछ इस तरह का मामला, ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया। इसका मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब ये मिस ए इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकती। याद रखोगे इस बात को, छोटी छोटी बातें। बाकी जब हम इंशाल्लाह पास पेपर करेंगे, क्योंकि अब ये हमारी प्रैक्टिस, हम क्लास में पास पेपर भी करते हैं, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें जितने भी सवाल जवाब होंगे आपके वो मजीद क्लियर बने। कहता है एन ऑफर इज मे बी सब्जेक्ट टू कंडीशन, यानी कि ऑफर करते वक्त आप कंडीशन ऐड कर सकते हो, ये नहीं पाबंदी होती ऑफर में कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ना ना, मिलियंस, मैंने उसको एग्जैजरेट कर दिया, आप करोड़ों उसके अंदर कंडीशन ऐड कर दो,
कोई पाबंदी नहीं कितनी कंडीशन होनी चाहिए। जब आप कल मान लो कि कहीं पर कोई जॉब वैकेंसी अनाउंस होती है, उसमें कंडीशन बड़ी सारी होती है, ये हो वो हो, इवन देन आपकी फर्म की बात कर कंडीशन होती है, ऐसा बच्चा हमारे पास अप्लाई करे जिसके पास अपना लैपटॉप हो, अपना उसके पास मोटरसाइकिल हो, उसके पास अपना फ्लैट हो, उसके पास अपना ही सारा कुछ हो, हमारे हमारी तरफ से कुछ नहीं, सादा अल्फाज में वो कहना ये चाह रहे हैं। कितनी बेशर्मी है कि आप ये कह रहे हो एक बच्चे को कि मोटरसाइकिल आपका अपना हो, है, और उसके बाद और क्या मैंने बोला था, लैपटॉप आपका अपना, ये बेशर्मी है। तो मोटरसाइकिल तक तो इट्स ओके, तो लैपटॉप वाला मामला ज्यादा ही वो। एन ऑफर में भी सब्जेक्ट टू कंडीशन, कहने की जरूरत नहीं, जब रख लो तो बाद में कह देना यार उसको, कर लो बंदोबस्त कहीं से, मोटरसाइकिल कर ही लेगा। वे एन ऑफर में भी सब्जेक्ट टू कंडीशन वेयर देयर आर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन इन एन ऑफर, अगर ऑफर में कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हो या ऐड करना चाहते हो, दीज मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। ऑफर जब कर रहे हो उसी ऑफर के साथ अगर कोई कंडीशंस भी हैं, वो स्पेसिफिकली, दिल में ना सोचो उसको, वो स्पेसिफिकली अगली पार्टी को लिखकर या बोलकर बताओ। अब जस्ट एग्जांपल मेरे बच्चे, मान लो कि ये सीएफई और इसके बाहर इसकी पार्किंग है। ये जो बाहर जो लोग आप लोग बाइक्स पार करके आए हो, क्या आपका सीएफई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई जब तक हम क्लास पढ़ रहे हैं आपने इस बाइक की रखवाली करनी है? बाहर तो ऐसे ही मेरे से, अगर वो पार्किंग हमारी है तो उसके अंदर हमारा आपके साथ वादा है कि आप क्लासें पढ़ें, और उसके बाद अगरचे मैं अभी वो उस तरह का नहीं वो कह रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये ना हो कि खुदा ना खासा कोई कमी बेशी हो और उसमें आप कह रहे हो कि कॉलेज ही जिम्मेदार है, अगर उसमें आपने अपनी बाइक को पूरा तसल्ली के साथ लॉक शॉक करके हर चीज़ पूरी करके रखी, उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें छोड़नी है। चले हम उनकी बात कर लेते हैं जिनकी ये होती हैं, ये पार्किंग्स होती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि पार्किंग भी कारोबार है, और पार्किंग में मेरे बच्चे ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे हो रही होती है? मान लो कि आप गए वहां पे और वहां पे आपको पता है कि ये पार्किंग है, आप वहां पे जाके बाइक लगा रहे हो, सामने वो बंदा बैठा हुआ है, वो आपको रोक ही नहीं रहा, तो वहां पे भी इम्प्लाइड मेरे बच्चे अगर देखा जाए प्रॉमिस बन रही होती है। आपका बाइक वहां पे खड़ी करना ऑफर है, और उसका ना रोकना कि भैया नहीं ये पार्किंग नहीं है, उसका ना रोकना एक्चुअली क्या है? एक्सेप्टेंस। अब हमने डिस्कस किया इस ऑफर एक्सेप्टेंस में आप क्या कर सकते हो, ऑफर अगर कर रहे हो किसी को, उसमें कंडीशन भी हो सकते हैं, यानी कि आप पार्किंग ऑफर कर रहे हो कि भैया यहाँ पे पार्क कर लो, लेकिन आप बीच में कोई कंडीशन भी रखना चाहते हो, कंडीशन ये है कि अगर यहाँ से कोई चीज गुम होगी उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। अब मेरे बच्चे आप देखते हो कि पार्किंग लॉट्स जहाँ पे होती है वहीं पे उन्होंने लिखकर कुछ जगहों पे या जो ऑफिस वगैरह उन्होंने लिखकर लगाया होता है कि यहाँ पे आप जो बाइक पार्क करेंगे वो अपने रिस्क पे पार्क की जाएगी, अगर यहाँ पे कोई चीज गुम होगी, हमारी पार्किंग भी है अगर, तो वहां पे अपनी बाइक पार्क कर रहे हो तो अपने रिस्क पे कीजिएगा, अगर यहाँ से गुम होगी खुदा ना खास्ता तो कॉलेज जिम्मेदार नहीं होगा। अच्छा, वो चीज पार्किंग में ही लिख के लगाई जाती है, क्योंकि हम पार्किंग के लिए ऑफर कहाँ पे कर रहे हैं? पार्किंग के अंदर। ये थोड़ी है कि बच्चा पार्क करके यहाँ पे ऑफिस में आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही है कि पार्क करनी है कि नहीं, वो तो पार्क हो गई। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जब गाड़ियां लोग पार कर रहे हैं यहाँ पे बाहर, वो तो मेरे बच्चे जब पार कर रहे हैं उसी वक्त ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही है कि भाई मैं पार कर लूं, हमने कहा कि ठीक है कर दो। अगर वहां पे हम अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड करना चाहते हैं तो उसको लिखकर कहां पे लगाएंगे? पार्किंग लॉट में। लेकिन मान लो कि वहां पे नहीं लिख के लगाया, हमने क्लासरूम में लिख के लगा रखा है कि जो लोग भी यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क करेंगे उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हो, और खुदा ना खासा किसी की बाइक चोरी हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? कॉलेज जिम्मेदार होगा, क्योंकि ये गलत जगह पे आपने उसको कंडीशन बता रहे हो, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस तो बाहर ही होगी, प्रॉमिस तो बाहर ही बन गई। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर आप किसी और परेशान नहीं होना, मैं कह रहा हूं जब हम सवाल करेंगे ये चीजें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी कि जब ऑफर कर रहे हो ऑफर में कंडीशंस हो सकती है कितनी, जितनी मर्जी, लेकिन ये जो कंडीशन ऐड करनी है एट द टाइम ऑफ ऑफर ही आपने ऐड करनी है, इस तरह रख लोगे तो ज्यादा। या इसको दूसरे उसमें एक और चीज ऐड कर लो इसी तरह कि या तो एट द टाइम ऑफ ऑफर ही कंडीशन बताओ, या एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसमें कंडीशन ऐड करो। मैं आपको कहता हूं मोबाइल 10,000 का खरीदो और पेमेंट आपने करनी है 15 दिन के बाद। आपने अभी अभी सोच रहे हो, आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी, मैंने साथ ही कहा यार ऐसा कर आधी पेमेंट अभी, आधी 15 दिन बाद, इट्स ओके। आपने कौन सा उसकी एक्सेप्टेंस दे दी थी? मैंने क्या कर दी, अपने ऑफर में कंडीशन ऐड कर दी, क्योंकि आपने अभी एक्सेप्टेंस नहीं दी। लेकिन अगर मान लो कि पहले भी आप एक्सेप्टेंस दे चुके होते और फिर मैं बाद में कहता नहीं आधी पेमेंट अभी दो, आधी 15 दिन बाद, ये तो आपने कहना था सर ये तो आप क्या कर रहे हो, आप बाद में कंडीशन ऐड कर रहे हो जबकि एक्सेप्टेंस हो गई है। एक्सेप्टेंस होगी तो रोला खत्म हो जाता है मेरे बच्चे, उसके बाद आप इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जिस तरह हुई होगी उसी तरह परफॉर्म। मुश्किल बातें है ना? ऑफर करते वक्त कंडीशन ऐड हो सकती है, कितनी, जितनी मर्जी, कोई लिमिट नहीं, लेकिन ऐड कब करनी है? एट द टाइम ऑफ ऑफर। या इसके लिए दूसरे अल्फाज क्या है? बिफोर एक्सेप्टेंस। तो मेरे बच्चे ये चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऑफर करते वक्त हम कंडीशन ऐड कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ ऑफर ही ऐड करो।
लेकिन मान लो या एक्सेप्टेंस से पहले पहले, लेकिन एक्सेप्टेंस हो गई उसके बाद किसी तरह की कंडीशन ऐड करने की इजाजत नहीं होगी। तो बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये भी आई कैप का बड़ा पसंदीदा है, ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। ले बेटा कानून कहता है कि ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क होता है। कानून ये कहता है कि ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में ये दो अलग अलग टर्म्स, ये दो अलग अलग टर्म्स। ऑफर में तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा किसी को कह रहे होते हैं ये चीज मुझसे खरीद ले या ये चीज मुझे बेच दे, हम सीधा सीधा किसी को ऑफर कर रहे होते हैं। लेकिन कानून कहता है ये जो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होती है ये ऑफर नहीं होती, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर ऑफर नहीं होती, बल्कि यहां पे तो हम किसी को इनवाइट करते हैं, और इधर आ भैया, इधर आ, भाग के आ, आके मुझे ऑफर कर। हमने क्या किया, किसी बंदे को इनवाइट किया, किसके लिए, ऑफर के लिए, आओ आके मुझे ऑफर करो। जस्ट एग्जांपल, मैं आपके सामने ये कहता हूं, अब अल्फाजों में थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं आपको कहता हूं ये मोबाइल में बेचना चाहता हूं, जो मोबाइल खरीदना चाहता है वो 12 बजे तक आके अपने प्राइस कोट कर दे, मुझे बता दे कितने का खरीदना चाहता है 12 बजे तक। ये आपको क्या लग रहा है, ये मैंने ऑफर कर दिया आपको खरीदने के लिए? नहीं, ये मेरी तरफ से ऑफर नहीं, ये मेरी तरफ से मैंने आपको इनवाइट किया है, आओ आके फिर तुम लोग मुझे ऑफर करो, फिर मेरी मर्जी में आपको ये चीज बेचूं या ना बेचूं। आप 12 बजे से पहले आए, आपने कहा कि सर मैं 20,000 का खरीदूंगा, मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं बेचना, अब मेरा इरादा बदल गया, हो गया। आप ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं सर आपने तो कहा था 12 बजे से पहले पहले आ जाओ, तो ये मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूं, तो मैं तो सर 12 बजे से पहले पहले आ गया, अब क्या आप, और मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या करो आप, ये मुझे मोबाइल दो। ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे। तो दोबारा देखिएगा मेरे बच्चे, ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क होता है। ऑफर में डायरेक्टली आप किसी को कह रहे हो ये चीज मुझसे खरीद लो या मुझे बेच दो, लेकिन इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में क्या होता है, आप लोगों को इनवाइट करते हो, आओ मेरे पास आके मुझे ऑफर करो, फिर मेरी मर्जी मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो आप क्या कर रहे हो, लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि आके मुझे अप्लाई करो, मुझे ऑफर करो, और फिर मैं आपकी ऑफर चाहे एक्सेप्ट करूं चाहे रिजेक्ट करूं, वो मेरी मर्जी। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये है तरीकाकार और ये बड़ा आम है। अब जस्ट एग्जांपल, जैसे हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि स्टोर्स के अंदर या दुकानों के अंदर बड़ी सारी चीजें पड़ी होती हैं। ये दुकानों में चीजें रखना ऑफर नहीं होती मेरे से दुकानदार की तरफ से, ये इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होती है। दुकानदार कहता है मैं ये चीजें लेकर बैठा हूं अपनी दुकान के अंदर, आओ आगे मुझे ऑफर करो कि मैं ये चीज खरीदना चाहता हूं, फिर मेरी मर्जी में आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो दुकानों में, रेडियो में ये पड़ी हुई चीजें ऑफर नहीं होती दुकानदार की तरफ से मेरे बच्चे। फिर हम क्या कहते हैं, अक्सर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं सर ये चीज तो मैंने बेचना बंद कर दी, अब ये थोड़ी सी रहेगी, मैं घर लेके जाऊँ। तो आप ये थोड़ी कह सकते हो नहीं नहीं ये तेरी तरफ से ऑफर है, ये अपनी दुकान में पड़ी हुई है, मैंने तेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर ली, ये चीज तू मुझे अब लाजमी देगा। नहीं नहीं, कानून कहता है, कानून कहता है दुकानों में पड़ी हुई चीज दुकानदार की तरफ से ऑफर नहीं होती, बल्कि क्या होती है, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। वो तो लोगों को इन्वाइट करता है, आओ भाग के आके मुझे ऑफर करो, फिर मेरी मर्जी में आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। आप लोग जाते हो दुकानों पे, स्टोर्स पे जाके वहां पे कहते हो सर ये चीज मुझे इतने की दे दो, है? तो अब आपने क्या की है, अब आपने ऑफर की है, यानी कि दुकानदार आपको इनवाइट कर रहा है, जब आप जाके उसको कहते हो ये चीज मुझे दे दो, अब आप उसको ऑफर कर रहे हो, अब दुकानदार की मर्जी आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। याद रखोगे? तो ऑफर और इनविटेशन ऑफर ऑफर में फर्क क्या होता है? ऑफर तो डायरेक्टली आपको चीज खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में आप क्या कर रहे हो, लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि आके मुझे ऑफर करो। इनविटेशन ऑफ एन ऑफर, अल्फाजों से पता चल रहा है ऑफर के लिए इनविटेशन, यानी कि आके मुझे, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आके मुझे ऑफर करो, फिर मेरी मर्जी मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। अब मैं आपको जरा सादा इसका बताने लगा हूं, क्योंकि एक ना कुछ असाइनमेंट्स भी आपके साथ शेयर होंगे, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना कुछ असाइनमेंट शेयर हो जाएंगे, उसमें जितनी बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल है ना इसकी इनविटेशन ऑफर की, वो सारी आपको मिल जाएंगी, जो आई कैप जो मैक्सिमम टेस्ट कर सकता है। लेकिन अब देखो होती क्या है, जितने अखबारों में इश्तिहार आते हैं कि आए हमारे पास अप्लाई करें, वो सब इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होते हैं। अखबारों में आने वाले जितने भी इश्तिहार होते हैं वो ऑफर नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होते हैं। जस्ट एग्जांपल, मान लो कि अखबार में इश्तिहार है कि सीएफई में एक पोजीशन वेकेंट हुई है, सीएफओ की पोजीशन वेकेंट हुई है, जो लोग मान लो कि वो पोजीशन हासिल करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दें हमारे पास। अब ये हमने ऑफर किया है, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है, हमने लोगों को इनवाइट किया है कि हमारे पास एक वैकेंसी राइज हुई है, अगर कोई बंदा मान लो कि जॉब चाहता है हमारे पास अप्लाई कर दे।
अब लोग क्या करेंगे, धड़ाधड़ अपनी एप्लीकेशन जमा करवा रहे होंगे, सीवी जमा करवा रहे होंगे। लोगों का सीवी जमा करवाना, अब ये ऑफर है सीएफई को, सर हम ये नौकरी चाहते हैं, हमारी मर्जी, हम उसके ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। अब देखो ना, हजारों लोगों ने अप्लाई कर दिया, हम उसमें से शायद किसी एक बंदे के ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सबको रिजेक्ट कर देंगे। वहां एक ही सीट है, बात समझा रही है कि नहीं? तो अखबारों में जितने भी इश्तिहार आ रहे हो, अब वो इश्तिहार सारे ही हैं, चाहे वो टेंडर हो। अक्सर आप टेंडर भी देखते हो, अखबारों में टेंडर आया होता है। वो टेंडर भी क्या है कि गवर्नमेंट ने, मान लो आगे ये एससीओ इजलास होने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, वो नहीं पता, एससीओ शायद, हाँ हाँ, शायद आपके जजीरे में पता नहीं क्या मामला था, लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक इक्तिसादी इजलास होने जा रहा है एससीओ का। इसका ये है क्या बोला, ये शंघाई ताउन तंजीम है, उसी से नाम, ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी से नाम है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इस तरह का नाम। उसका एक समिट है, समिट। खैर गोली मारो, आप तो पता नहीं किस जजीरे में रहते हैं, वहां पे आपको क्या इन चीजों से लेना है। नहीं बेटा, वापस आओ। गवर्नमेंट कहती है कि उसमें हमने टका के अपने मेहमानों को खाना खिलाना, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टेंडर देती है। टेंडर कहती है कि भाई ये डिशें जो हम पकवाना चाह रहे हैं, जो लोग ये डिशें हमें 10 लाख में पका के दे देंगे, अज्यूम कर लो, हमारा चले, ये कहते हैं बजट हमारा 10 लाख तक है, और ये डिशें हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो हमें सर्व करना चाहते हैं इस मामले में, वो अप्लाई करते हैं। अब कई पकवान सेंटर वाले क्या करेंगे, वहां पे अप्लाई करें। अखबार में गवर्नमेंट की तरफ से वो टेंडर देना, वो क्या था, ऑफर दे, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। अब लोग क्या करेंगे, ऑफर करेंगे, सर मैं ये 9 लाख में पका के दे दूंगा, सर मैं मान लो कि इसको 2 लाख में पका के दे दूंगा। फिर वो पता नहीं, अल्लाह माफ करे, उसकी बिरयानी कौवा बिरयानी होगी, और उसके बाकी जो डिशें होंगी उसमें पता नहीं, अल्लाह माफ करे, खोते ही पाएगा वो है। सारी गल है, 2 लाख इंज तो ही कुछ बना के, मतलब खोते भी अब तो काफी महंगे हैं, लाहौरी तो जानते हैं ऐसी चीजों को, लेकिन फिर भी। अब देखिएगा मेरे बच्चे, गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर देना, इनविटेशन ऑफ ऑफर, आप लोगों को अप्लाई करना, ये ऑफर है, गवर्नमेंट की मर्जी, अगला बंदा ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे। ऐसे में कई आपने शादियों के अखबार भी, इश्तिहार भी देखे होंगे, सर वही तो हम देखते हैं, और तो फिलहाल कुछ नहीं देखा कभी, है। तो मेरे बच्चे, वो जो शादियों के इश्तिहार आते हैं अखबारों के अंदर, वो ऑफर है, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर है। वहां पे वो कह रहा होता है, एक खातून या बंदा, वो यूके से आए हैं, और उनको एक, मान लो कि रिश्ता दरकार है, वो दुनिया पे अकेला ही बंदा हो, और उसमें ये खूबियां हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, फलाना फलाना हो, उसकी कोई फैमिली में कोई ना हो, उसके बड़े सारे कारोबार हों, उसके जहाज भी अपने हों, तो वो लोग क्या करें, इस तरह के लोग वो रब्ता करें। अब आप जैसे कई लोग धड़ अप्लाई कर देंगे, उन्होंने कहना फिर क्या, वो इंटरव्यू तो होगा ना कम से कम, है। बाकी बाद में बता दें कि फैमिली सारा कुछ ही है भैया, आप एक्सेप्ट करो ना करो, कम से कम वो प्रोसेस से तो गुजर लेंगे ना। तो ये मेरे बच्चे, उनका अखबार में इश्तिहार देना, ऑफर तो इन्विटेशन ऑफ बनाओ। भाई मैं यही कह रहा हूँ सादा अल्फाज में, अखबारों में जो इश्तिहार आते हैं वो ऑफर नहीं होते, बल्कि इन्विटेशन ऑफ बनाओ। अब आई कैप ने पता क्या किया एक दफा, अब स्टोर वाली बात तो आपके दिमाग में आ गई ना, कि स्टोर के अंदर जो चीजें पड़ी होती है डिस्प्ले में, वो ऑफर नहीं होती, बल्कि इन्विटेशन ऑफ बनाओ। अच्छा, एक दफा उसने सवाल कह दिया, उसने कहा कि अच्छा एक स्टोर है, उसमें जो चीजें पड़ी हुई, मान लो कि जूतों का स्टोर है, और जूतों के स्टोर के ऊपर जूतों की कीमत भी लिखी हुई है। अब ये बताओ, ये ऑफर है, इन्विटेशन ऑफ ऑफर है? स्टिल इन्विटेशन ऑफर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कीमत लिखी हो, बच्चे कहते हैं सर ने ये तो बताया ही नहीं था कि कीमत लिखी हो या ना लिखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो स्टोर्स में चीजें पड़ी हुई हैं, चाहे सेल में पड़ी हो, कहीं पे भी पड़ी हो, ये सारी क्या होती है, इन्विटेशन ऑफ ऑफर होती है। याद रखोगे इस बात को, ये रेडी पे सामान पड़ा हुआ जितना भी है, ये सब क्या है, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर है। सीएफई कह रहा है कि भाई हमारा पीपी और एमएस ऑफिस, मान लो कि 5,000 में एमएस ऑफिस और 8,000 में पीपी, आओ कोई भी बच्चा कर लो, लगातार लगे हुए सोशल मीडिया पे, ऑफर है, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, इन्विटेशन ऑफर। एक बच्चा भागा भागा आया भाई, है किसी दूसरे शहर से, सर वो मैंने पीपी में एडमिशन कराना है, सस्ता साहब करवा रहे हो। हमने कहा कि भाई सीटें खत्म हो गई। कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, आपने क्या रखा है, अभी ये सुबह पोस्ट लगाई है, बल्कि अभी अभी 1 मिनट पहले लगी है पोस्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तरफ से इनविटेशन ऑफ एन ऑफर थी, आपने आपका आना माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, आप आए, लेकिन आपका आखिर ये कहना कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, ऑफर है, हमारी मर्जी, हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। याद रखोगे इस बात को। तो इसमें याद है बचपन के अंदर आपने कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस देखे थे, जब आपने मैट्रिक कर लिया था, उसके बाद डिफरेंट कॉलेजेस ने प्रोस्पेक्टस पब्लिश किए थे, भैया हमारे ये जो फलाने साल के लिए इंटरमीडिएट के जो एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर हम आपने क्या किया था, वो प्रोस्पेक्टस लिया था, और उस प्रोस्पेक्टस, मेरे बच्चे ये बताएं, वो कॉलेजेस ने जो प्रोस्पेक्टस पब्लिश किया था, आए हमारे पास एडमिशन ले लें, वो ऑफर था, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर था?
इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर था। आपने फिर वो प्रोस्पेक्टस लिया, उसमें से एक एप्लीकेशन निकाली, उसमें एक फॉर्म भी लगा हुआ था परफोरेटेड पोर्शन, उसको फिल किया और निकाल के फीस के साथ किसी बैंक में जमा करवा दिया। ये आपकी तरफ से ऑफर था, सर मैं भी एडमिशन लेना चाहता हूँ, मुझे एडमिशन दे दो। फिर कॉलेज ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया। नहीं मतलब किसी को एक्सेप्ट कर लेते, किसी को रिजेक्ट कर लेते, ऐसे ना मेरे बच्चे। किसी का हुआ था वहां पे, किसी कोई कॉलेज में जो चाहता था वहां पे एडमिशन ना हुआ था ऐसा कभी? सर हम क्यों बताएं आप ये तो हमारा पर्सनल मामला है सर, हम तो जगह जगह से रिजेक्ट हुए पड़े हैं सर यहाँ। तो इसीलिए तो सीए में आए थे। कल एक बंदे ने, जज्बाती बंदे ने बड़ी अजीब सी पोस्ट लगाई, कहता कि सीए में अल्लाह माफ करे ये हो गया वो हो गया, इसकी मार्केट खत्म हो रही है क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, बेंचमार्क नहीं, कोई भी बंदा जिसका कहीं पर एडमिशन नहीं होता वो सीए में आ जाता है। यहाँ पे कोई जिसको कहते हैं ना कि काबिल लोग नहीं आ रहे। बड़ा वाहियात इंसान है भैया है। यानी कि पीआरसी कैफ एक बच्चा है, वो मेहनती है, अपनी मेहनत से आई कैप ने जो भी उसका मेरे बच्चे क्राइटेरिया रखा वो सारा क्राइटेरिया पूरा करता जा रहा है। तो तू कौन होता है इस बात को कहने वाला कि अल्लाह माफ करे कि कोई भी आके सीए कर रहा है, इससे शायद सीए की वैल्यू खत्म हो रही है, कोई काबिल लोग नहीं आ रहे। खुदा का खौफ कर, है ये काबिल है तो उसका क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। तो तू भी जा रहा है जो बाकी सारी क्वालिफिकेशंस के सारे क्राइटेरिया पूरे कर, फिर सारा ही ले ले जो भी है तू एमबीबीएस भी कर ले, तू सीए भी कर ले, तू तू सीएमए भी कर ले, इससे सारा कुछ कर ले अगर तू कर सकता है। किसी ने रोका तुझे? अगर कोई बच्चे आ रहे हैं वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं, इट्स ओके। हैं कई बच्चे वैसे बहुत ज़हीन होते हैं, काबिल होते हैं, कई बच्चे बेचारे मेहनती होते हैं। तो दोनों चीजें चलती हैं इस दुनिया के अंदर, है काबिलियत भी है और मेहनत भी है। और काबिल बंदा मेहनत के बगैर कुछ नहीं, और मेहनती बच्चा सिर्फ मेहनत के बलबूते पे ही आगे जा सकता है, उसको काबिलियत की जरूरत है। क्योंकि मेरे बच्चे सारी चीजें मेहनत ही होती है। मेहनत एक बंदा अगर उस तरह काबिल नहीं भी तो मेरे बच्चे मेहनत करके अपनी स्ट्रगल करके उस चीज को हासिल कर ही लेता है, क्योंकि करना तो है, उस दुनिया पे आ तो गया। अब क्या खुदा ना खासा हम उसको इस गोले से ही निकाल दें, हैं कि तू भैया कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिल नहीं है, तू निकल हमारे गोले से, यहाँ पे तो सिर्फ काबिल लोगों की ही जगह है। तो एक घर के अंदर कई काबिल भी होते हैं, कई बेचारे थोड़े से कम भी होते हैं, क्या हम घर से निकाल देते हैं उसको, या उसका कोई खुदा ना खासा उसका हक नहीं कुछ करने का। तो ये बड़े इस तरह की बेशर्मी होती है, इस तरह का कुछ करना, शेयर शुर करना या लोगों से इस तरह के अपने वो करना। ये साइको लोग होते हैं कुछ, जो मुआशरे के अंदर हर जगह पे ये पाए जाते हैं। जिस तरह चलें खैर गोली मार, तू कर ले भाई, तेरी नौकरी पक्की, तू अपना काम कर, बाकी अपना करने दे। बेटा इनविटेशन ऑफ ऑफर पढ़ रहे थे। इनविटेशन ऑफर ऑफर में क्या होता है बोला, हम लोगों को क्या करते हैं इनवाइट। कंपनी का तो आप मार्शल आईडी भी आप पढ़ के आए, याद है बचपन में आपने देखा होगा कि जो कंपनी बनती है वो पैसे कैसे इकट्ठे करती थी, शेयर इशू करके भी। और शेयर इशू करने के भी तरीकेकार थे, आईपीओ निकालती थी, फलाना फलाना। तो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो क्या करती है, उसके लिए पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कॉलेजेस एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, आ जाओ भैया हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। फिर लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस लेके कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, पैसे के साथ वो एप्लीकेशन निकालते हैं। पैसे 10 शेयर खरीद रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर, तो 100 रुपया वो लेंगे एप्लीकेशन के साथ, किसी बैंक में जमा करवा देंगे। ये मेरे बच्चे कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू करना, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, और आपका अप्लाई कर देना ऑफर है। कंपनी आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना, क्या रखोगे? कॉलेज के प्रोस्पेक्टस, अखबारों में आने वाले सारे इश्तिहार जिनके लिए आपको अप्लाई करना, आप के वो कह रहे हो कि आओ अप्लाई, सादा अल्फाज में। ये एक बेसिक सा क्राइटेरिया याद रख लीजिएगा, जहां पे आपको अप्लाई करना पड़ रहा हो वो हमेशा इसका मतलब है जो पहले उन्होंने कहा था वो इनविटेशन ऑफर ही था, और आपका अप्लाई करना ऑफर है। याद रखोगे ना थोड़ा सा इस बात को। बाकी क्योंकि जब हम इसको मजीद वो करेंगे तो फिर ये खुद ही चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। कल हम यहीं से शुरू करेंगे इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर से, इस मतलब मंडे को। तो मेरे अच्छे इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर की बातें शायद इसको रीड करके आइएगा, मैं वैसे क्लास में इसको बाद में रीड कर दूंगा, लेकिन आप इसको रीड करके आइएगा। मेरे बच्चे यहीं से शुरू करेंगे तो उसकी असाइनमेंट तकरीबन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर तक की ही आएगी, ताकि वो थोड़ा सा आपको पता चले। तो आज शाम को या सुबह तक असाइनमेंट आपके ग्रुप्स में शेयर हो जाएंगे, और आपने उसके अपने रजिस्टर्स के ऊपर मेरे बच्चे लिख कर लेकर आना, जो भी हो अकाउंटिंग अकाउंटिंग का कोई भी रजिस्टर, क्योंकि हमारे हर वीक में सिर्फ एक असाइनमेंट हुआ करे। तो सब लोग कोई 8-10 असाइनमेंट्स हैं जो आपने करनी है सॉल्व। इंशाल्लाह मेरे बच्चे मंडे को मुलाकात होगी। अब कल क्लास मेरी नहीं है, किसी और टीचर की हो तो वो रख ले, क्योंकि रिजल्ट तक जरा थोड़ा सा हम स्लो ही रखना चाह रहे हैं, और बच्चों का वो पीपीएमएस ऑफिस कर रहे हैं सैटरडे और संडे को, तो हम चाह रहे हैं उस पर बर्डन